गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग अपनी इडियम्स की जो सीरीज थी उसको खत्म करेंगे और 20-25 बचे हैं, उसको हम खत्म करते हैं। लेकिन बेटा दुख यही है कि मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं और आप लोग देख नहीं रहे हो, ठीक है। और ठीक है, फिलहाल कोई बात नहीं है। इट्स माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क एंड यू हैव टू डू योर वर्क, अदरवाइज आई कांट से। चलो हम आगे चलते हैं। हमारा अगला इडियम था 121वां, प्ले डक एंड ड्रेक्स। डक्स एंड ड्रेक्स। डक मतलब बतख, ठीक है, और इसी का मेल होता है ड्रेक। अब इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा बेटा लापरवाही से कार्य करना। लापरवाही से कार्य करना। और इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा बेटा वर्क वर्क केयरलेसली। लापरवाही से कार्य करना। वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। He always play ducks and drakes in other work। ठीक है, वह दूसरे के कार्यों में हमेशा लापरवाही से कार्य करता या जैसे किसी दूसरे के यहाँ काम करने जाना। चलो इतना ही केवल करो। He always play ducks and drake। वो हमेशा लापरवाही से कार्य करता है। चलो आगे चलते हैं। अगला हमारा है रीड बिटवीन लाइन्स। ये अच्छा है, 222वां, रीड बिटवीन लाइन्स। इसका अर्थ होता है बेटा जैसे लाइन लिखी है, मैं आपको पढ़ाता हूँ, लाइन लिखी है, अर्थ भी समझाता हूँ, तो कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताता हूँ ना। वही जब हमको चीजें अच्छे से समझ में आने लगती हैं तो उसी को इंग्लिश में मुहावरे में क्या कहते हैं, रीड बिटवीन लाइन्स। मतलब किसी चीज को अच्छे तरीके से समझना, गुप्त अर्थ को समझना, जिसको हम कहते हैं गुप्त अर्थ को समझना या पढ़ना। ठीक है, जो उसमें छुपा हुआ अर्थ है उसको समझ लेना या पढ़ना। और इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा टू रीड हिडन मीनिंग। टू रीड हिडन मीनिंग, ठीक है, छुपे हुए अर्थ को पढ़ना या समझना। और वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। स्मार्ट स्टूडेंट्स ऑलवेज रीड बिटवीन लाइन्स ऑफ देयर सब्जेक्ट्स। ठीक है, जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, वो हमेशा
टर्न द टाइड, टर्न द टाइड, टाइड मतलब जानते हो लहर, टर्न मतलब पलट देना, लहर को पलट देना शाब्दिक अर्थ हो गया, ठीक है। और हिंदी में अर्थ होता है स्थिति को पूरी तरह से बदल देना, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, टर्न द टाइड। जैसे आपकी स्थिति बहुत गड़बड़ है लेकिन आप अपनी मेहनत से उसको एकदम सही कर दें, एकदम अच्छा कर दें, वही क्या होगी, उसी के लिए एक शब्द उसी के लिए ये इडियम है टर्न द टाइड। अब कह सकते हो ही हैज टर्न द टाइड ऑफ हिज फैमिली, उसने अपने परिवार की स्थिति को बिल्कुल बदल दिया। इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा ऑल टुगेदर चेंज इन द सिचुएशन, ठीक है, इन द सिचुएशन, पूरी तरह से स्थिति में परिवर्तन, ऑल टुगेदर चेंज इन द सिचुएशन। वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, he has turned the tide of his family, उसने अपने परिवार की स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया। आगे चलते हैं, अगला हमारा देखते हैं क्या है, 128 होगा हमारा, 128 है हमारा हाँ, टेक द बुल बाय द हॉर्न, टेक द बुल बाय द हॉर्न, ठीक है। टेक द बुल मतलब सांड का सामना करना, बाय द हॉर्न मतलब सींग पकड़कर, तो सींग पकड़कर बैल का सामना करना किसमें हो सकता है ये, हाँ आदमी बहादुर हो लेकिन फिर भी बैल को अगर सींग की तरफ से आप उसके सामने जाए तो खतरा है ना, तो यही इसका अर्थ होता है खतरा मोल लेना या खतरा उठाना, खतरा उठाना या खतरा उठाना या खतरा मोल लेना, खतरा मोल लेना। इंग्लिश हिंदी में कहावत है ना, आ बैल मुझे मार, वही है ये इंग्लिश में टेक द बुल बाय द हॉर्न, आ बैल मुझे मार, तो इंग्लिश में कहता है टेक द बुल बाय द हॉर्न। मतलब आप काम करने जा रहे हो लेकिन कुछ ऐसा काम है जिसमें खतरा बहुत ज्यादा है, आप जान भी रहे हो फिर भी वो काम करो, तो वही होता है टेक द बुल बाय द हॉर्न। We should do our work wisely and should not take the bull by the horn, ठीक है। We should do our work wisely, हमें अपने काम को बुद्धिमानी पूर्वक करना चाहिए, एंड शुड नॉट टेक द बुल बाय द हॉर्न, हमें खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं हमारा क्या है, अगला है हमारा बेटा द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड्स, द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड्स, ठीक है, दोनों संसार का सबसे सबसे अच्छी चीज, ठीक है। और ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया, और वैसे अर्थ क्या होता है, दोनों स्थितियों में लाभ, ठीक है। कहते नहीं है कि आपके दोनों हाथ में लड्डू हैं, चाहे जो हो जाए, तो वही है द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड्स, मतलब वही दोनों हाथ में लड्डू होना, दोनों स्थितियों में लाभ होना। वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, सॉरी पहले इंग्लिश में अर्थ देख लेते हैं, टू सॉरी
प्रॉफिट इन बोथ सिचुएशन, ठीक है, प्रॉफिट इन बोथ सिचुएशन। वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। You have the best of the both words in this situation, ठीक है, इस स्थिति में तुम्हारे पास दोनों स्थितियों में लाभ का मौका है। You have the best of the both words in this situation। आगे चलते हैं। हमारा 130 होगा, 130 होगा, 130 हमारा है बेटा अंडर प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट मतलब आप जानते हैं ना, विरोध प्रदर्शन, ठीक है। अंडर प्रोटेस्ट इस ये मुहावरा, इसका अर्थ क्या होता है? जबरदस्ती किसी चीज को मनवा लेना। अगला आदमी विरोध भी कर रहा है तब भी उसको मानना पड़े, उसी के लिए इंग्लिश में मुहावरा होता है बेटा अंडर प्रोटेस्ट। हिंदी में अर्थ होता है विरोध प्रकट करते हुए स्वीकार करना, विरोध प्रकट करते हुए स्वीकार करना, ठीक है। इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा एक्सेप्ट शोइंग डिसअप्रूवल, हाँ डिस अप्रूवल, ठीक है, असहमति दिखाते हुए बात को मान लेना। अब वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। We agreed to pay the fine under protest, ठीक है, हमने दबाव में विरोध प्रकट करते हुए फाइन देने में सहमति जताई। आगे चलते हैं। हमारा 131 होगा बेटा, 131 होगा विदाउट राइम एंड रीजन। विदाउट राइम एंड रीजन, ठीक है। विदाउट राइम एंड रीजन हिंदी में अर्थ होता है बिना किसी मतलब के। जैसे कोई दो लोग बात करें तब तक तीसरा आ जाए, उन दोनों से झगड़ा लड़ाई करने लगे, उसी को क्या कहते हैं? विदाउट राइम एंड रीजन, मतलब बिना किसी मतलब के, बिना किसी बात के, बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के बिना किसी कारण के यदि कोई काम करने लग जाए तो उसको क्या कहते हैं? विदाउट राइम एंड रीजन। और इंग्लिश में अर्थ देख लेते हैं। इंग्लिश में हो जाएगा विदाउट कॉज, ठीक है। वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। ही स्टार्टेड abusing me without rhyme and reason, ठीक है। He started abusing me, उसने मुझे गाली देना शुरू कर दिया। विदाउट राइम एंड रीजन मतलब बिना किसी कारण के। आगे चलते हैं। अगला है व्हाइटर देन व्हाइट, व्हाइटर देन व्हाइट, ठीक है। व्हाइटर मतलब ज्यादा सफेद, देन व्हाइट मतलब सफेद, सफेद से भी ज्यादा सफेद। ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया। हिंदी में अर्थ क्या होता है बेटा? धब्बा रहित, धब्बा रहित। व्हाइटर देन व्हाइट का अर्थ होता है धब्बा रहित, जिस पर कोई दाग ना हो। और इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा विदाउट एनी ब्लेमिश, विदाउट एनी ब्लेमिश,
ब्लेमिश मतलब वही धब्बा। वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, हिज कैरियर हैज बीन व्हाइटर देन व्हाइट। ठीक है, उसका जो कैरियर है वो धब्बा रहित रहा है। हिज कैरियर हैज बीन व्हाइटर देन व्हाइट। आगे चलते हैं, अगला हमारा है वाइंड अप। ये हमारा 134th होगा, वाइंड अप। ये आप ये मुहावरा याद रखना, ये अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियों में कहते हैं वी आर गोइंग टू वाइंड अप आवर मीटिंग। वाइंड अप मतलब वही खत्म करना, रोकना, स्टॉप करना, किसी भी कार्य को रोकना ना वाइंड अप होता है। ठीक है, किसी कार्य को बंद करना। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, वाइंड अप। असल में इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू स्टॉप आवर वर्क, लेकिन ना ये जो इंग्लिश बोलने का जो चलन है, तो नए नए शब्दों को यूज करने के लिए लोगों में बड़ा वो रहता है, इसलिए अब स्टॉप की जगह पर वाइंड अप का यूज करते हैं। वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं बेटा, वाक्य में सॉरी इंग्लिश में अर्थ वही होगा टू स्टॉप। वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, वी आर गोइंग टू वाइंड अप आवर मीटिंग। ठीक है, हम अपनी मीटिंग को क्या करने जा रहे हैं, वाइंड अप करने जा रहे हैं। हम अपनी मीटिंग को खत्म करने जा रहे हैं, बंद करने जा रहे हैं। आगे चलते हैं, योमैन सर्विस, सॉरी YEO है, यो मैन, मैंस सर्विस। योमैन सर्विस ये क्या है, महान कार्य या कठिन कार्य। इसका हिंदी में अर्थ होता है महान कार्य या कठिन कार्य। ठीक है, ह्यूमन सर्विस का अर्थ होता है महान कार्य या कठिन कार्य। इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा बेटा ग्रेट वर्क। इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा ग्रेट वर्क। वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, आवर सोल्जर्स are doing yeoman service on the border। ठीक है, हमारे जो सर्विस है, सॉरी हमारे जो सोल्जर हैं वो बॉर्डर पे क्या कर रहे हैं, येओमैन सर्विस कर रहे हैं, मतलब महान कार्य कर रहे हैं या कठिन कार्य कर रहे हैं हमारे बॉर्डर पर। हमारा 136 होगा, 5 में भूल गया लिखने के लिए। 36 है बेटा, टू एड इंसल्ट टू इंजरी, टू एड इंसल्ट टू इंजरी। ठीक है, इंजरी हुई थी उसी में इंसल्ट भी ऐड कर दिया। ठीक है, जैसे आपको चोट लगी, आपने कोई गलती की, ईश्वर न करे चोट लग जाए, आपको चोट लग गई और मम्मी पापा आके डांटने भी लगे, बेइज्जत भी करने लगे तो उसको क्या कहते हैं, टू एड इंसल्ट टू इंजरी। हिंदी में अर्थ होता है जले पर नमक छिड़कना। जले पर नमक छिड़कना, आप जानते हैं ना, जला हो अगर उस पर नमक छिड़क दो तो कैसा लगेगा, बहुत दर्द करेगा ना। कुल मिला के यही है। अब इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा इंसल्ट रिपीटेडली, लगातार बेइज्जत करना। वाक्य में प्रयोग करते हैं, माई नेबर्स sarcastic laugh added insult to my injury। ठीक है,
मेरे पड़ोसी का जो सार्केस्टिक लाफ था, व्यंगात्मक जो हंसी थी, उसने मेरी जले पर नमक छिड़क दिया। आगे चलते हैं। अगला हमारा है टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, ये 37th है। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है। टू बीट मतलब मारना, ब्लैक एंड ब्लू मतलब काला नीला होने तक। किसी को इतना मारो कि उसके शरीर पर काले और नीले निशान पड़ जाए, ठीक है। तो आप बहुत मारोगे तभी होगा। तो वही इसका अर्थ भी है। इसका अर्थ यही है, किसी को बुरी तरह मारना, किसी को बुरी तरह मारना, किसी को बहुत बुरी तरह मारना, उसी को इंग्लिश में कहते हैं टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। और इंग्लिश में हो जाएगा टू बीट समवन हेवीली, ठीक है। टू बीट समवन हेवीली वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। सम goons beat black and blue to a man, ठीक है। some goons मतलब गुंडे, कुछ गुंडों ने बीट ब्लैक एंड ब्लू अ मैन, बीट का सेकंड फॉर्म भी बीट होता है, बीट बीटन। तो कुछ गुंडों ने एक आदमी को बुरी तरह से मारा। आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला हमारा हो जाएगा 138 हो जाएगा। 138 हो जाएगा हमारा टू क्राई फॉर मून, टू क्राई फॉर मून। अब चांद के लिए चिल्लाना मतलब क्या है? हम रोएंगे तो चंद्रमा हमको मिल जाएगा? नहीं, इसका अर्थ भी वही होता है, असंभव कार्य के लिए इच्छा रखना, असंभव की इच्छा करना। जो कार्य बिल्कुल असंभव उसकी इच्छा करना कि वो पूरी हो जाए, उसके लिए क्या करते हैं? टू क्राई फॉर मून, उसके लिए वाक्य में प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा टू डिजायर फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, किसी ऐसी चीज की इच्छा करना जो क्या हो? इम्पॉसिबल हो। वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। टू बिकम रिच इन अ नाइट इज अ क्राई फॉर मून, ठीक है। टू बिकम रिच इन अ नाइट, एक रात में धनवान बनना, ये क्या है? क्राई फॉर मून है, असंभव कार्य की इच्छा करना के बराबर है। आगे चलते हैं बेटा। टू होल्ड गुड 39th होगा। टू होल्ड गुड, इसका इंग्लिश में अर्थ होता है बेटा सत्य होना। मतलब आपने कोई बात कही, वो सही हो गई, तो उसका अर्थ हो जाएगा टू होल्ड गुड। उसको इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे सत्य होना। इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा टू कंटिन्यूड, टू कंटिन्यू टू बी गुड, ठीक है। इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा टू कंटिन्यू टू बी गुड, मतलब लगातार सही होना, आपकी बातें सच हो रही हो लगातार, उसी को कहते हैं टू होल्ड गुड। वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। मेनी old rules cannot be hold good
इन प्रेजेंट टाइम, बहुत सारे पुराने रूल अब होल्ड गुड, सही नहीं हो सकते हैं आज के दिनों में। जैसे पुराने जमाने में एक प्रथा थी, सती प्रथा, हालांकि तब भी वो सही नहीं था, लेकिन हो सकता है उस समय की परिस्थितियां रही होंगी कि विधवा औरत का जीवन बड़ा बेकार रहा होगा, लोगों ने सोचा होगा कि, या औरतों ने सोचा होगा कि वो नहीं होना चाहिए, फिलहाल वो गलत तरीका था। वो चीजें अगर आज होती तो सही है, बहुत गड़बड़ होता। आगे चलते हैं। हाँ, अगला है टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, ठीक है। टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर मतलब भेड़ियों को दरवाजे से दूर रखना, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ यही है, और इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा भूख तथा भूखमरी को दूर रखना। इसका अर्थ हो जाएगा भूख या भूखमरी को दूर रखना, भूख या भूखमरी को दूर रखना। वाक्य में सॉरी इंग्लिश में देख लेते हैं। टू कीप अवे हंगर एंड स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब भूखमरी, ठीक है। भूख और भूखमरी को दूर रखना, इसका अर्थ हो जाएगा। वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। We should try to keep the wolf from the door, हमें भूख तथा भूखमरी को अपने से दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। आगे चलते हैं, अगला वाक्य देखते हैं। 100 शायद 42 होगा, मैं 41 डालना भूल गया। अगला है हमारा टू लीव वन इन द लर्च, टू लीव वन इन द लर्च, ठीक है। इसका अर्थ होता है लर्च, इसका अर्थ होता है बेटा किसी को परेशानी में छोड़ देना, किसी को परेशानी में छोड़ देना, किसी को असहाय स्थिति में छोड़ देना, किसी को असहाय स्थिति में छोड़ देना या परेशानी में छोड़ देना। इंग्लिश में देख लेते हैं। टू लीव वन इन अ हेल्पलेस सिचुएशन, ठीक है। टू लीव वन इन अ हेल्पलेस सिचुएशन, किसी को असहाय स्थिति में छोड़ देना। वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। We should not leave our friends in the lurch, ठीक है। देखो लीव यहां आया और इन द लर्च यहां आया, बीच में ऑन की जगह क्या हो गया? आवर फ्रेंड, ठीक है। तो कभी कभी मुहावरे में हम जहां वन लिखा, समवन लिखा, ठीक है, उसकी जगह पर हम नाउन का यूज कर सकते हैं। तो वी शुड नॉट लीव आवर फ्रेंड्स इन द लर्च, हमें अपने दोस्तों को असहाय स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, अगला है टू मेक बोथ एंड्स मीट, ठीक है, मतलब दोनों किनारों को मिलाना। ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ, और अर्थ क्या है इसका? आय में गुजारा कर लेना, आय में गुजारा कर लेना, मतलब जितना कमा रहे उसी में आप गुजारा कर लो, उधार उधार मत मांगो, उसी को क्या कहते हैं हम? टू मेक बोथ एंड्स मीट।
इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा टू लिव विद इन ऑन्स इनकम, ठीक है, जितनी इनकम है उसी में गुजारा कर लेना। तो वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। इन दीज हार्ड डेज इट इज डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट। इस मुश्किल के समय में आय में गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। इन दीज हार्ड डेज मतलब इन मुश्किल के दिनों में, इट इज डिफिकल्ट या मुश्किल है, टू मेक बोथ एंड्स मीट मतलब आय में गुजारा कर लेना। सही है, महंगाई इतनी है थोड़ा बहुत दिक्कत तो होती है। आते हैं बेटा अगला और अंतिम है हमारा। अगला और अंतिम है बेटा टू सी एन आई टू आई, ठीक है, आंखों से आंखें मिलाकर देखना। तो इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा दूसरे से पूर्ण सहमति जताना। और इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा कंप्लीटली agreeing with others, दूसरे से पूरी तरह से सहमत हो जाना। वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। we should see an eye to eye with our parents for our future। we should see an eye to eye, हमें अपने माँ बाप से पूर्ण रूप से सहमत हो जाना है हमारे भविष्य के लिए। अगर हम उनसे पूरी तरह से सहमत रहेंगे, उनकी बात मानेंगे, तो क्या होगा, हमारा भविष्य थोड़ा अच्छा होगा, वो भी हमारे लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे, और चाहिए भी, हर बच्चे को चाहिए। फिलहाल बेटा ये हमारे एडीएम्स की सीरीज थी और आज हमने खत्म किया, लगभग 145 हमने पढ़ा, और हम यही चाहेंगे कि आप देखो, अच्छे से आप तैयार कर लो और एग्जाम में ईश्वर करे यहीं से आ जाए। थैंक यू बेटा।